सो टुडे वी आर डिस्कसिंग फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, इसमें से हम बाद में देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो है और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है ये एक वाइटल रोल ठीक है ना प्ले करते हैं मोशन में। वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, अब्यूजेस देखेंगे, इसके वो आप देख लेंगे। तो पहले हम आज देखना चाहते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हो गए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर आप याद दिलाएंगे अपने आप को, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बात बताता था कि अगर कोई बॉडी ठीक है ना रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अगर कोई फोर्स उस पर नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना, तो वो बॉडी उसी मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाएगा। अगर आप इस दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि सेकंड स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, जो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया जब मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, तो ये पोर्शन क्या बताता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है इसका मतलब है कि अगर उधर से बॉल आ गई तो आपने इसको बैट से हिट किया, ठीक है, बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, तो अब ये बॉल जो है ये बैट को हिट करने के बाद स्ट्रेट लाइन में चली गई, बॉल यूनिफॉर्म मोशन में है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बॉल जब यूनिफॉर्म मोशन में आ गई तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस बॉल पर नहीं आएगा तो ये रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बजाय जब ये बॉल चलेगी, ठीक, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक, अगर कोई फील्डर इसके सामने आएगा रुकाने के लिए तो डेफिनेटली फील्डर ने अपोजिंग फोर्स लगा दिया, बॉल रुक गई, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बजाहिर किसी फील्डर को आने नहीं देंगे, कहेंगे कि बॉल को रोकना नहीं है, ठीक है ना, तो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बहुत बड़ा ग्राउंड है, माइल्स अवे जस्ट लाइक दैट, तो ये बॉल चली गई, ठीक है, तो सीधी बात है अब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन कुछ देर के बाद जब ये बॉडी चलती जाएगी, ये बॉल चलती जाएगी, कुछ देर के बाद ये खुद रुकेगी, यानी हमें लगेगा कोई फील्डर भी नहीं आया, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने देखा भी नहीं, ठीक है ना, तो ये बॉल खुद रुक गई। तो इसका मतलब है हमें उस वक्त लगेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो सकता है गलत बात बताता है, लेकिन एक्चुअली गलत बात नहीं बताता है। तो जब ये बॉल चलेगी इस ग्राउंड पर, बजाहिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ गया तो बॉल क्यों रुक गई। तो इसका मतलब है डेफिनेटली जब ये बॉल ग्राउंड पर चली तो डेफिनेटली एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा, तो डेफिनेटली एक अपोजिंग फोर्स इस बॉल की मोशन को रुकाता है, और वो अपोजिंग फोर्स जो है that opposing force is called frictional force and this phenomena is referred to as friction। तो पता चला इस सिंपल एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर कि जब बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मोशन में होती है, जैसे बॉल मोशन में थी ग्राउंड पर, ठीक है ना, तो जब बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मोशन में होती है या देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन, याद रखना, एक हो गया बॉडी मोशन में है, जैसे ये बॉल जो है ये डेफिनेटली बैट्समैन ने हिट की, बॉल मोशन में आ गई, सो यहाँ पर ये जो बॉडीज है बॉल और ग्राउंड दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो कभी बॉडीज मोशन में नहीं होती है बट देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन। टेंडेंसी फॉर मोशन का मतलब है कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन अभी बॉडी मूव नहीं हो रही है, दैट्स कॉल्ड टेंडेंसी फॉर मोशन। आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें पत्थर भरे हुए हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है, तो कंक्रीट है नीचे, तो कंक्रीट पर ये बॉक्स है, उसमें पत्थर भरे हुए हैं, थोड़ा भारी है, तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बॉक्स पर, लेकिन बॉक्स अभी मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन स्टिल, ठीक है ना, लेकिन टेंडेंसी है मोशन की। तो चाहे टेंडेंसी है मोशन की बॉडीज के बीच में या बॉडीज एक्चुअली मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देयर गेट्स डेवलप्ड एन अपोजिंग फोर्स व्हिच ट्राइज टू रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडीज, है, तो ऐसे फोर्स को जो एग्जिस्ट करता है जब बॉडीज मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है इन बॉडीज के बीच में जो इन बॉडीज की इस मोशन को, ठीक है ना, रिटार्ड करने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है या अपोज करता है। सो सच ए फोर्स व्हिच रिटार्ड्स द मोशन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और दिस होल फिनोमिना इज रेफर्ड एज फ्रिक्शन। तो पता चला कि डेफिनेटली जब बॉडीज मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है ना, तो उस वक्त एक अपोजिंग फोर्स आ जाता है जो इन बॉडीज की मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। तो ऐसे अपोजिंग फोर्स को जो डेवलप हो जाता है बॉडीज के बीच में जो इनकी मोशन को अपोज करना चाहता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जस्ट लाइक दैट।
अब ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है, यू शुड रिमेंबर कि फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑलवेज मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिहाज से थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि हमारे लिहाज से ये फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मोशन को अपोज करते हैं। हम बॉडी को मोशन में लाना चाहते हैं, जैसे बॉल को मोशन में हमने लाया तो फ्रिक्शनल फोर्सेस आ गए, ठीक है ना। तो वहां पर ये जो बॉल है ये रेस्ट में आ गई। तो हो सकता है कोई सोचता होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए दुनिया में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर फ्रिक्शन दुनिया में नहीं होती तो दुनिया में मोशन ही पॉसिबल नहीं होती है। जस्ट लाइक दैट, मोशन ही कंट्रोल नहीं हो जाती है। कोई गाड़ी में बैठना ही पसंद नहीं करता, कोई एरोप्लेन में बैठना ही पसंद नहीं करता, ठीक है ना। चूंकि जितना जितना वो साइंटिस्ट, जितना वो इंजीनियर काबिल-ए-दाद है, ठीक है ना, जिसने व्हीकल्स की मोशन को बढ़ाया है, तो उतना वो इंजीनियर भी, वो साइंटिस्ट भी काबिल तारीफ है जिसने इस मोशन को रुकाया, ठीक है ना, इस मोशन को कंट्रोल किया। तो हो सकता है आप किसी गाड़ी में बैठे हैं जस्ट लाइक दैट, तो आप उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं उस स्पीड को, लेकिन अचानक कोई आपको बोलेगा कि इसका ब्रेक फेल हो गया, जस्ट लाइक दैट। ब्रेक फेल होने का मतलब है कोई अपोजिंग फोर्स इस पर नहीं आएगा जो मोशन को रुकाएगा, तो डेफिनेटली आपकी जो एंजॉयमेंट वहां पर है वो सैडनेस में तब्दील हो जाएगी। वजह कि वहां पर तो मोशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आप परेशान हो गए, अब इस मोशन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जस्ट लाइक दैट। तो ये फ्रिक्शन ही है जो मोशन को कंट्रोल करता है, ये फ्रिक्शन ही है जो ब्रेक्स अप्लाई करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपने सोच लिया होगा कि एक तरफ से नो डाउट ये जो फ्रिक्शन हमारे लिए है, तो डेफिनेटली मोशन को ये अपोज करता है ना, और डेफिनेटली ये फ्यूल को जाया करता है। तो आप देखेंगे जनरली ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 20% इंजन पावर जो होता है व्हीकल्स का वो ओवरकम करने के लिए लग जाता है फ्रिक्शन को। तो इसका मतलब है 80% ही आपको, ठीक है ना, स्पीड बढ़ाने में मदद करता है, चलने में मदद करता है इस व्हीकल में, और 20% जो फ्यूल होता है वो जाया होता है टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड। तो डेफिनेटली हमारे लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन फ्रिक्शन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में मोशन पैदा की जाती है या दुनिया में मोशन कंट्रोल हो जाती है, फिर ब्रेक ही नहीं अप्लाई होता है, जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब है डेफिनेटली आगे हम इस बात पर और भी डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन नेसेसिटी भी है, एवल भी है, तो आगे ये हम बात देख लेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो आपने देखी कि फ्रिक्शन जो है ये ऑलवेज अपोज मोशन को करता है, ये कभी मोशन को फेवर नहीं करता है ना। इट ऑलवेज अपोजेस मोशन एंड इट एग्जिस्ट्स व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी और व्हेन देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन। तो उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उन बॉडीज के लिए, जो उन बॉडीज की मोशन को रुकाता है, ठीक है ना, उनको रिटार्ड करता है, तो ऐसे अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है? मैंने कहा दोनों सूरतों में एक्ट करता है, जब बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर एक्चुअली मोशन में होती है, ठीक, या अगर बॉडी रेस्ट में भी है, यानी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में है लेकिन रेस्ट में है, बट देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन, सिंपल रेस्ट नहीं है, देयर इज टेंडेंसी। जैसे मैंने अभी बता दिया, ठीक है ना, एक बड़ा बॉक्स है, उसमें पत्थर भरे हुए हैं, बहुत भारी है, वो किसी सरफेस पर है, किसी कंक्रीट सरफेस पर है, लेट मी सपोज, ठीक है ना। तो आपने उस बॉक्स पर फोर्स लगा दिया, मींस कॉज ऑफ मोशन आ गया है ना, तो आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, लेकिन चूंकि भारी बॉक्स है ये चलता नहीं है, सो मींस यहां पर टेंडेंसी है मोशन की, ठीक है ना। तो इस हालत में भी, इस रेस्ट की हालत में भी, जब बॉडीज के बीच में मोशन एक्चुअली होती नहीं है, बट देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन, मींस बॉडीज आर एट रेस्ट, वो तो रेस्ट में है बॉडी, बट श्योर देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन। तो इस रेस्ट की हालत में भी फ्रिक्शनल फोर्स बॉडीज के बीच में आ जाता है। नो सच अ फ्रिक्शनल फोर्स है जो वजूद में आता है उस वक्त जब बॉडीज रेस्ट में होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन, ठीक है ना, उन बॉडीज के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करती है, बट व्हेन द टू बॉडीज आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड ओनली। हो सकता है मैं नहीं बताऊंगा बार बार देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन, लेकिन आप ही जान लीजिए, मैं कहता हूं बॉडीज रेस्ट में है, और रेस्ट की हालत में जो दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन आ जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है ना, तो उस वक्त उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप ये याद रखिए, जब मैंने रेस्ट की बात की, बॉडीज रेस्ट में है, सो देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन, ये बात आप जहन में ही रखेंगे। ओके, तो इसका मतलब है, इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास है। मान लेते हैं कि अभी मैंने कहा कि लेट मी सपोज एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसे मैंने यहां दिखा दी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेट मी सपोज इट्स अ टेबल टॉप, तो लंबा टेबल है,
उस पर एक बॉक्स है, जैसे आप देखते हैं वहां पर एक बॉक्स है। चलो मान लेते हैं ये बॉक्स थोड़ा भारी है, क्योंकि इसे हमें पूरा समझ आ जाएगा बात। ये बॉक्स है, भारी है, इसमें मान लेते हैं पत्थर भरे हुए हैं, स्टील का बॉक्स है, पत्थर भरे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत भारी है। तो मैंने इस पर क्या किया कि फोर्स लगा दिया चलाने के लिए। लेट मी सपोज ये आप देख रहे हैं, ये मैं फोर्स लगाता हूँ इस बॉडी पर, ये देखिए F1, दिस इज अप्लाई फोर्स, यहाँ से मैं अप्लाई फोर्स, वहां से मैं फ्रिक्शनल फोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे है कि ये जो बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है ना, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये देखिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। चलो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। तो जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, क्योंकि बॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है ना, ये चलता नहीं है, बट देयर इज टेंडेंसी फॉर मोशन। अच्छा, अगर मैंने यहाँ फोर्स लगा दिया, चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेट मी सपोज एन एग्जांपल, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अरे मैंने तो फोर्स लगा दिया, यानी कॉज ऑफ मोशन तो आ गए, अरे बॉडी क्यों नहीं चली? इसका मतलब है डेफिनेटली वहां पर भी कोई अपोजिंग फोर्स आ गया, जिसने मेरे इस अप्लाइड फोर्स को अपोज किया। लेकिन वो कहां से आ गया? उधर तो कोई बंदा नहीं था मेरे फोर्स को अपोज करने के लिए। तो इसका मतलब है डेफिनेटली जब मैंने अप्लाइड फोर्स लगा दिया बॉडी पर, है, तो वहां से एक अपोजिंग फोर्स आ जाता है, डेफिनेटली अपोजिंग फोर्स है। जो अपोजिंग फोर्स मेरे इस अप्लाइड फोर्स को क्या करता है? बैलेंस करता है, और बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में रहती है। तो इसका मतलब है अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का लगा दिया, उधर से जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया वो भी 10 न्यूटन का आ जाएगा। क्योंकि अगर वो इससे कम आ गया ना, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन था, अगर उधर से फोर्स कम आता तो मेरा फोर्स ज्यादा था तो बॉडी मूव हो जाती। लेकिन आप भी ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, भारी बॉक्स है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी हिली नहीं, इसका मतलब है टेंडेंसी ऑफ मोशन इज देयर। इसका मतलब है जो आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया, तो उसके अपोजिट में डेफिनेटली एक फोर्स डेवलप हो गया ना, जिसको जो आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है ना। सो दैट इज दिस फ्रिक्शन। क्योंकि वहां पर कोई कॉज तो फोर्स का है ही नहीं, हुआ वहां पर कोई आदमी नहीं है जो उधर अपोजिट डायरेक्शन से धक्का देता है। तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली वहां पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको अभी हमने बोला फ्रिक्शनल फोर्स। वही फ्रिक्शनल फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है और इस बॉडी की हालत को चेंज होने नहीं देता है। लेकिन डेफिनेटली जितना आपने फोर्स लगा दिया अप्लाइड फोर्स, उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी आता होगा डेफिनेटली, है ना। तो सीधी बात है, अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो उधर फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन आ गया। अच्छा, हो सकता है अब आप में से, क्योंकि अब आपको इस बॉक्स को तो मोशन में लाना है, अब 10 न्यूटन से ये मोशन में नहीं आ गया, अब आप कहेंगे ठीक है ना सर, हम और फोर्स बढ़ा देंगे। सो लेट मी सपोज आपने फोर्स बढ़ा दिया अपना अप्लाई 20 न्यूटन, ये मैं यहां दिखा रहा हूं। ये देखिए, डेफिनेटली आप देखेंगे इस फोर्स की जो लाइन है वो मैंने छोटी बना दी, इस फोर्स की जो लाइन है थोड़ी बड़ी बना दी, क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर की लाइन एक मायने रखती है, और वेक्टर की लाइन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो इसका मतलब है जब आप सीधे देखेंगे इस फोर्स का लाइन थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब है ये वाला फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं ये पहले फोर्स से ज्यादा है मैग्नीट्यूड। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि अब मैंने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन बढ़ा दिया, ये देखिए 20 न्यूटन लगा दिया फोर्स। लेकिन सपोज करते हैं ये बॉक्स अभी हिला नहीं, भारी है, अभी हिला नहीं, जस्ट लाइक दैट। क्या वजह है? मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, कॉज ऑफ मोशन तो आ गया, अरे भारी क्यों नहीं हिली? इसका मतलब है जब मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो डेफिनेटली एक अपोजिंग फोर्स आता होगा उधर से, जो मेरे फोर्स को बैलेंस करता है। अरे आया कहां से? उधर तो कोई आदमी नहीं है ना जो अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देता है, कोई एजेंसी है ही नहीं जो दिखती है, जस्ट लाइक दैट। तो डेफिनेटली वही फ्रिक्शनल फोर्स जो मेरी इस कॉज ऑफ मोशन को अपोजिशन करता है। तो इसका मतलब है अगर मैंने 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो डेफिनेटली उधर से जो अपोजिंग फोर्स आता होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी 20 न्यूटन का आ जाएगा। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स उसे कम आता है अप्लाइड फोर्स, फिर बॉडी मूव होगी है। तो लेट अस सपोज कि बॉडी 20 न्यूटन लगाने से मूव नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स उधर आता है ना, उधर से आता है अपोजिट डायरेक्शन, तो वो भी 20 न्यूटन का होगा जो मेरी फोर्स को बैलेंस करता है। तो पता चला कि जितना मैं अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता हूं उसी हिसाब से ये स्टैटिक, चूंकि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखिए, चूंकि रेस्ट की हालत में है बॉडी से, अभी बॉडी मूव नहीं होगी, देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन। तो इस वक्त दैट इज मैंने यहां एस साथ लिखा, एस का मतलब है ये अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, चूंकि अभी बॉडी रेस्ट की हालत में है। इस वक्त जो अपोजिंग फोर्स इन बॉडीज पर डेवलप होता है, इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडीज पर डेवलप हो जाता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी आपने एक अहम प्रॉपर्टी देखी इस स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि जब मैंने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया से 10 to 20, अबे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी फ्रॉम 10 to 20। दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती है अप्लाइड फोर्स की बुनियाद पर।
आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद को इंक्रीज करती जाएगी। क्योंकि अगर इसमें ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर नहीं होता है, फिर आपने 10 to 20 बढ़ाया था फोर्स, बॉडी चलनी चाहिए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपने आप को 10 to 20 बढ़ाया, जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर यही बात बताता है कि जितना आप उस रेस्ट की हालत में, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हो, तो उसी हिसाब से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को इंक्रीज करता है। ओके, चलो हम तीसरी सिचुएशन लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, जस्ट लाइक दैट, से 20 to 30। वो मैं वो सिचुएशन यहां नहीं दिखाता हूं। अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई क्या बात मैं बता। चलो मैंने इस बॉक्स पर 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया अप्लाइड। चलो मान लेते हैं कि बॉक्स अभी हिला नहीं, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन आ गई। ओके, अच्छा, अब आप इंक्रीज करते जाओगे अपना फोर्स 30, 31, 32, 33, क्योंकि आप इस बॉडी को एक्चुअली मोशन में लाना चाहिए। लेट मी सपोज एक फोर्स डेफिनेटली आएगा आपका अप्लाइड फोर्स। चलो 30 पर ये नहीं हिला, आपने 30 में लगा दिया, आपने 32 लगा दिया, आपने 33 लगा, जैसे आपने 33 लगा दिया, एज एन एग्जांपल, जैसे आपने 33 लगा दिया तो आपको लगता है कि बॉडी मोशन में आने लगी, नहीं आई अभी, लेकिन आपको लगता है कि बॉडी में जस्ट बिगिन टू। इसका क्या मतलब है? क्या मान लेते हैं कि वो हैपन हो गया। लेट मी टेक एन एग्जांपल 33 न्यूटन, एन एग्जांपल, ठीक है। देखिए ये सिचुएशन, यानी आप अपना अप्लाइड फोर्स 10, 20, 21, 22, 23 इंक्रीज करते गए, लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं हो रही है। वजह कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को उसी हिसाब से इंक्रीज करता है। चलो आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया, और जब आपने अप्लाइड फोर्स एज एन एग्जांपल 33 न्यूटन लगा दिया, 33, तो आपको लगता है कि जैसे ये जो ब्लॉक है जस्ट बिगिन टू मूव, अभी मूव नहीं होगा, जस्ट बिगिन है, लगता है आपको इसमें मोशन आने लगी, जस्ट लाइक दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप 33 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, द बॉडी जस्ट बिगिन्स टू मूव। मींस अगर आप इस 33 न्यूटन से थोड़ा ही इंक्रीज करेंगे फोर्स को, से 34, बॉडी मूव हो जाएगी। अब जब बॉडी मूव हो जाएगी, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का वजूद खत्म हो गया, अभी स्टैटिक नहीं रही, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाई जाती है। क्योंकि हम स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहां पर रुक जाएंगे। So when you increase your applied force, body doesn't move. You increase, you go on increasing. When you increase force and you reach as an example, say 33 Newton, then the body just begins to move. उस वक्त जो ये frictional force होगा ना, this will be maximum force of static friction. Why maximum? अरे ये भी static friction था, ये भी था, ये क्यों maximum है? क्योंकि इसके बाद अगर आप ये applied force और increase करेंगे, अब बॉडी स्टैटिक हालत में नहीं, बॉडी मूव हो जाएगी, तो उसको जो अपोजिंग फोर्स होगा वो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस वक्त जो आप अप्लाइड फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं, इतना अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उस बॉडी पर, द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, नॉट मूव, जस्ट बिगिन टू मूव। तो उस वक्त जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, सो दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई मैंने इसको लिखा एफएमएस, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो डेफिनेटली ये फोर्स 33 न्यूटन, ये एफएमएस एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अभी सेल्फ एडजस्टेड नेचर मैंने आपको बता दिया। मैंने अप्लाई 10 to 20 किया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 to 20 होगी, ये सेल्फ एडजस्टेड नेचर। तो मैंने अप्लाई 33 लगा दिया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 33 होगी। तो आप याद रखिए, क्योंकि इस फ्रिक्शनल फोर्स को मापने का आसान तरीका क्या है, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम फोर्स। आप अप्लाइड फोर्स अपना माप लीजिए, उतना स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा, फर्क इतना ही होगा। आपका फोर्स उस डायरेक्शन में है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर होंगी, बिकॉज़ ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि पहले जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसी रेट पर इंक्रीज हो जाती है। फिर एक वक्त आता है जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, एक अप्लाइड फोर्स आता है व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी बॉडी पर आ जाती है ना, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये जो एफएमएस है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन, क्योंकि सभी बॉडी रेस्ट में है। ये 20 न्यूटन भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि सभी बॉडी रेस्ट में। 30 न्यूटन भी, 31 न्यूटन भी, 32 भी, जो हमारी एग्जांपल में है। लेकिन ये 33 न्यूटन जो है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू होगा
आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्यों सबसे ज्यादा? इससे आगे क्यों नहीं बढ़ेगा ये वैल्यू? क्योंकि जब आप यहां पर अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा कर देंगे, 33 से ज्यादा, क्योंकि बॉडी 33 पर जस्ट बिगिन टू मूव, आप 34 लगा दी, बॉडी मूव हो जाएगी, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहे। सो दैट इज व्हाई कि ये जो एफएमएस है, दिस इज कॉल्ड ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, maximum value of static friction. Now this maximum value of static friction which is noted by FMS, ये FMS नीचे लिखना है, बहुत स्मॉल, साइड में नहीं है ऐसे, ठीक है ना? ये F means static friction, MS जो है वो छोटा लिखना है नीचे, syllable, FMS, maximum force of static friction. So this maximum force of static friction is also called a limiting friction. इसको limiting friction भी हम बोलते हैं, limiting friction. तो अगर अब आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि जब बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू जो बॉडीज कांटेक्ट में है, से बॉक्स और ग्राउंड, ठीक है ना, जब बॉडी जो भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है, रेस्ट की हालत में जब ये बॉडी होती है, लेकिन याद रखिए टेंडेंसी फॉर मोशन, तो जब ये बॉडी रेस्ट की हालत में है, फोर्स अप्लाई उन पर हो रहा है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट की हालत में, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट में होती है, जब वो रेस्ट की हालत में, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स उन पर आ जाता है ना, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स उन पर आ जाता है उन बॉडीज पर, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? वही हमने यहां लिखने की कोशिश की, द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन सरफेसेस एट रेस्ट, द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन सरफेसेस एट रेस्ट आर कॉल्ड फोर्सेस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, are called forces of static friction. ये देखिए, ठीक। So, इसके बाद ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर आगे हमें बात करनी है। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन का एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, और जब हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, एक वक्त आता है जब हम इतना अप्लाइड फोर्स लगाते हैं कि द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, जस्ट मूव नहीं कर रही है, जस्ट बिगिन टू मूव, तो उस वक्त जो बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आगे हम इस पर बात करेंगे कि डेफिनेटली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, लेट्स सपोज जो हमारी एग्जांपल, इसमें मैंने जब अप्लाइड फोर्स 33 न्यूटन लगा दिया, बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? चबाय ये भी 33 न्यूटन होगा, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी बॉडी, दो बॉडी जो कांटेक्ट में है, जब इनका लिमिटिंग फ्रिक्शन 33 न्यूटन है, मुझे बताइए ये 33 न्यूटन क्या है? जवाब मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है ना, लेट मी सपोज ये वाला वैल्यू हमारे एग्जाम्पल का, ये मिनिमम वैल्यू फोर्स का होता है, उधर से ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू फोर्स का होता है जो मोशन पैदा करने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है अभी जब आपने ये फोर्स लगा दिया ना 33 न्यूटन, बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, जस्ट बिगिन, इसका मतलब है ये मिनिमम फोर्स है बॉडी में मोशन पैदा करने के लिए, ठीक है? इतना फोर्स जब आप बॉडी पर लगा देंगे, बॉडी विल जस्ट बिगिन टू मूव, इसे थोड़ा इंक्रीज करेंगे, बॉडी मूव हो जाएगा। सो वो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, टू स्टार्ट मोशन इन ए बॉडी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैक्सिमम फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, ये तो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन इन ए बॉडी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप फोर्स इसे बढ़ा देंगे 33, थोड़ा ही फोर्स बढ़ा देंगे, अब बॉडी मोशन में आ जाएगी, और जब बॉडी में मोशन आ गई, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का वजूद खत्म हो गया, ठीक है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन मींस friction acting between surfaces when the two bodies are at rest with respect to each other। अब जबकि बॉडी मोशन में आ गई, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाती है। तो सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन देखना चाहते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन is also a frictional force, it also opposes motion between two bodies, but it acts, kinetic friction acts when
देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। तो अभी जो बॉडीज कंटैक्ट में है, सो देयर वाज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन, बॉडीज वेयर एट रेस्ट। इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडीज के बीच में है, दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है बॉडीज के बीच में, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी बॉडी को ऐसी, ठीक है ना, मोशन में लगा देंगे, ठीक है ना, तो किसी वक्त के बाद ये बॉडी रेस्ट में आ जाती है। वजह क्या है? अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है ना। तो वो फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो वजूद में आता है जब बॉडीज एक्चुअली मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उस वक्त जो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिंपली फ्रिक्शन or frictional force which comes into play when there is relative motion between the two bodies in contact। ठीक है ना? तो आगे हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अरे ठीक है, फ्रिक्शन तो हमने देख लिया कि अपोज मोशन को करती है, जस्ट लाइक दैट। रेस्ट की हालत में जब बॉडीज होती है तो उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है, ठीक है ना। जब बॉडीज एक्चुअली मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो उस वक्त भी उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन आती कहां से है ना, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ फ्रिक्शन।